Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss another topic of class 10 Geography chapter number 7 and the topic is waterways. So last video में हमने pipelines के बारे में discussion की थी जिसमें हमने समझा कि pipelines जो हैं वो एक नए mode of transport की तरह उभर कर आ रहे हैं और हमारे लिए बहुत ज़्यादा helpful साबित हो रही हैं. ठीक है, अब हम बात करेंगे waterways की. तो अभी तक हम बात कर रहे थे means of transport through land, मतलब कि जमीन के थ्रू किन किन ट्रांसपोर्ट के मोड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है. तो लैंड वाले टॉपिक के अंदर हमने रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइंस पढ़े. अब हम वाटरवेज पढ़ेंगे कि जो वाटर है उसके थ्रू किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है. अब वाटरवेज भी दो तरीके का हो सकता है, इनलैंड वाटरवेज एंड ओवरसीज. इनलैंड का मतलब जब कोई देश अपने अंदर अपने जो नदियां हैं उनके थ्रू जब वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं इनलैंड वाटरवेज. मतलब बेसिकली जब देश के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाया जा रहा है वो भी पानी के मदद से, पानी के जो साधन हैं उनको यूज करके. ओवरसीज की बात करें, ओवरसीज में बेसिकली क्या हो रहा है, समुद्र का इस्तेमाल किया जा रहा है, समुद्र के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे जाया जा रहा है. ठीक है, और एक देश दूसरे देश जा रहा है या समुद्र के थ्रू ही, मतलब एक देश के पार्ट से दूसरे देश के पार्ट में जाया जा रहा है, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, ओवरसीज. ठीक है, तो इनलैंड जब देश के अंदर नदियों का इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और ओवरसीज जब समुद्र का इस्तेमाल किया जाता है. सिंस द एंशिएंट पीरियड इंडिया वाज वन ऑफ द सी फारिंग कंट्रीज. तो पुराने टाइम से ही इंडिया मतलब बहुत ज्यादा समुद्र के थ्रू ट्रेवल करता था. सी फारिंग कंट्रीज मतलब ऐसा देश जिसमें जो लोग हैं वो समुद्र के थ्रू ट्रेवल कर रहे हैं, सी के थ्रू बहुत ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सी फारिंग. तो इंडिया जो है पुराने टाइम से ही समुद्र का इस्तेमाल कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. इट्स सीमैन सेल्ड फार एंड नियर, दस कैरिंग एंड स्प्रेडिंग इंडियन कॉमर्स एंड कल्चर. तो हमारे जो सीमैन रहते थे, मतलब कि जो समुद्र के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले जो लोग रहते थे, वो पास भी जाते थे और दूर भी जाते थे. समुद्र के मदद से जो वाटरवेज हैं उसके मदद से वो पास वाले इलाकों में भी जाते थे. मतलब मान लो अपने देश पे ये कोस्टल एरिया है, ठीक है, तो कोई पर्सन यहाँ से इधर जा रहा है, देश के दूसरे कोने पे जा रहा है, और कोई पर्सन समुद्र की मदद से दूसरे देश भी जा रहा है, यहाँ से यहाँ भी जा रहा है. तो मतलब कि पुराने टाइम से ही हमारे देश में भले ही पास वाली जगह हो चाहे दूर वाली जगहें हो, इन सब पे लोग सी के थ्रू जा रहे थे. और इसके थ्रू क्या हो रहा था, हमारे देश का जो कॉमर्स है, मतलब कि जो व्यापार है वो बढ़ रहा था, और इंडियन कल्चर जो है वो भी फैल रहा था दूसरे देशों में. जब कोई पर्सन इंडिया से दूसरे देश जाएगा तो वो अपने साथ अपने रहने का तरीका, अपने खान पीन का तरीका, अपने सोच, अपने विचार, इन सब चीजों को लेके जाएगा दूसरे देश में और वहां के लोगों के साथ शेयर करेगा. इससे क्या हुआ, हमारे देश का जो कल्चर है वो दूसरे जो देश हैं उनमें फैल रहा था. Waterways are the cheapest means of transport. अब हमारे पास जितने भी means of transport है, roadways, waterways, airways, इन सब में हमें क्या देखने मिलता है कि waterways सबसे ज्यादा सस्ता means of transport है. They are most suitable for carrying heavy and bulky goods. सबसे सस्ता means of transport किस मामले में, goods को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में. मतलब कि अगर हमें सबसे कम पैसे में किसी सामान को दूसरी जगह पहुंचाना है तो सबसे सूटेबल क्या रहेगा, सस्ते के मामले में वाटरवेज. वाटरवेज से काफी कम पैसों में ही एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही हैवी एंड बल्की गुड्स को पहुंचाया जा सकता है. इट इज अ फ्यूल इफिशिएंट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. फ्यूल इफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इसका मतलब कि इसमें फ्यूल जो है वो बहुत ज्यादा खर्च नहीं होता है, कम फ्यूल में ही आप लंबा सफर तय कर सकते हो. और एनवायरमेंट फ्रेंडली है, मतलब कि ये एनवायरमेंट को भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है. India has inland navigation waterways of 14,500 किलोमीटर in length. अब अगर इंडिया के inland navigation की बात करें, मतलब कि इंडिया में जो inland waterways हैं वो लगभग 14,500 किलोमीटर लंबे हैं. Out of these only 5,685 किलोमीटर are navigable by mechanized vessels. मतलब कि हमारे देश में जो 14,500 किलोमीटर के लेंथ के वाटरवेज है, इनलैंड वाटरवेज, मतलब देश के अंदर ही नदियों के थ्रू, नदी, कैनाल, इन सब के थ्रू ट्रेवल किया जा सकता है. और ये जो पूरा नेटवर्क है ये 14,500 किलोमीटर का है. बट इस 14,500 किलोमीटर में से सिर्फ और सिर्फ 5,685 किलोमीटर
ऐसा वे है, ऐसा एक तरीके से एरिया है जो कि मैकेनाइज्ड वेसल के थ्रू यूज किया जा सकता है। मतलब कि उस पे जो मोटर बोट्स रहती हैं या ऐसे बोट्स, ऐसे शिप्स जो बहुत ज्यादा मैकेनाइज्ड है, मोटर से चलती हैं। तो मोटर और मैकेनाइज्ड वेसल का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ 5685 किलोमीटर वाले इनलैंड वाटरवेज पे ही हो सकता है। मतलब इतना ही इनलैंड वाटरवेज है जिसपे मैकेनाइज्ड वेसल यूज हो सकता है। बाकी पे जैसे हाथ से लोग बोट चलाते हैं, है ना, और छोटे मोटे जो दूसरे तरीके होते हैं नॉर्मल बोट्स चलाने के, उनके मदद से लोग बाकी एरियाज को कवर करते हैं। बट मैकेनाइज्ड जो वेसल हैं उनका इस्तेमाल सिर्फ इतने किलोमीटर पे ही हो पा रहा है। The following waterways have been declared as national waterways by the government. तो यहाँ पे नीचे कुछ वाटरवेज का डिस्कशन किया हुआ है और इन वाटरवेज को हमारे देश की जो गवर्नमेंट है उसने नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर किया है। तो पहला है द गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया, और इसे हम नेशनल वाटरवेज 1 कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से शुरू होकर यहाँ पे हल्दिया तक ये वाला जो एरिया है, ये जो गंगा रिवर है, मतलब गंगा रिवर का ये वाला पार्ट उत्तर प्रदेश से लेके हल्दिया, इसको क्या कहा जाता है? नेशनल वाटरवेज 1 कहा जाता है। उसके बाद सेकंड वाला है द ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन सादिया एंड धुबरी, ये 891 किलोमीटर का है और ये नेशनल वाटरवेज 2 है। तो यहाँ सादिया से लेकर नीचे धुबरी तक, यहाँ पे सादिया और यहाँ धुबरी, तो ब्रह्मपुत्र का ये जो एरिया है सादिया टू धुबरी, इसको नेशनल वाटरवेज 2 कहा गया है और ये 891 किलोमीटर लंबा एरिया है। उसके बाद जो नेशनल वाटरवेज 3 है वो है वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला, कोट्टापुरम, कोलम, उद्योग मंडल एंड चंपककारा कैनाल। तो ये जो पूरा एरिया है ये कितना लंबा है? 205 किलोमीटर का और ये नेशनल वाटरवेज 3 है। मैप में अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पूरा एरिया है, ये जो हाईलाइटेड एरिया आपको दिख रहा है ये वाला, तो ये है नेशनल वाटरवेज 3 और इसे हम वेस्ट कोस्ट कैनाल भी कहते हैं। तो ये वाला जो है नेशनल वाटरवेज 3 है। उसके बाद स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स अलोंग विद काकीनाडा पुडुचेरी स्ट्रेचेस ऑफ कैनाल। तो ये वाला जो पूरा एरिया है, कौन सा वाला? गोदावरी एंड कृष्णा का। उसके बाद काकीनाडा पुडुचेरी का जो ये वाली जो कैनाल है, काकीनाडा पुडुचेरी जो कैनाल है, इसके भी कुछ पार्ट्स को नेशनल वाटरवेज नंबर 4 में इंक्लूड किया गया है। तो नेशनल वाटरवेज 4 जो है वो कितना लंबा है? 1078 किलोमीटर का है। तो ये वाला जो पूरा एरिया है गोदावरी, कृष्णा एंड काकीनाडा पुडुचेरी वाली जो कैनाल है, तो ये है गोदावरी के स्ट्रेचेस। अब देखो ये जो है पूरी नदी नहीं है, पूरी गोदावरी नदी को नेशनल वाटरवेज या फिर पूरी कृष्णा रिवर को नेशनल वाटरवेज 4 नहीं कहा गया है। इसके सिर्फ कुछ स्ट्रेचेस हैं जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड है ना, जैसे ये है ब्लैक से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला एरिया, उसके बाद बीच में छोटा पड़ा है, फिर ऐसे। इसी तरीके से कृष्णा का भी बीच में ऐसे है और ये कैनाल के भी कुछ स्ट्रेचेस हैं बीच बीच में, ऐसे है, ऐसे है ये वाला। तो बीच बीच में कुछ स्ट्रेचेस हैं, कुछ ऐसा पार्ट है जो कि नेशनल वाटरवेज के अंडर आता है। तो यहाँ पे है गोदावरी रिवर, ये गोदावरी रिवर हो गई, फिर ये कृष्णा रिवर और यहाँ पे पुडुचेरी और यहाँ पे है काकीनाडा। तो ये वाला जो पूरा वाटरवेज है इसको नेशनल वाटरवेज 4 कहा गया है। उसके बाद अगर नेशनल वाटरवेज 5 की बात करें तो ये है स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस ऑफ रिवर ब्रह्मणी अलोंग विद मताई रिवर, डेल्टा चैनल्स ऑफ महानदी एंड ब्रह्मणी रिवर्स एंड ईस्ट कोस्ट कैनाल। तो जो ये पूरा नेशनल वाटरवेज 5 है ये 588 किलोमीटर का है और ये कौन कौन से रिवर्स को इंक्लूड करता है? ब्रह्मणी जो रिवर है उसका कुछ पार्ट है, इसी तरीके से मताई रिवर के कुछ पार्ट है, महानदी एंड ब्रह्मणी का जो डेल्टा चैनल है, इसके साथ साथ ईस्ट कोस्ट कैनाल जो है, ये सारी चीजें मिलकर क्या बना रही हैं? नेशनल वाटरवेज 5 बना रही हैं। तो अगर मैप में आप देखोगे तो ये है ब्रह्मणी रिवर और ये है महानदी रिवर और यहाँ पे है ईस्ट कोस्ट कैनाल। तो ये सारी चीजें मिलकर क्या बना रही है? हमारा वाटरवेज 5 बना रही है, नेशनल वाटरवेज नंबर 5। तो इनके कुछ कुछ स्ट्रेचेस जो हैं वो नेशनल वाटरवेज का पार्ट है। तो एक बार वापस से देख लेते हैं कौन कौन से वाटरवेज हमने देखे। सबसे पहले हमने देखा कि जो नेशनल वाटरवेज 1 है वो इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक का है और गंगा रिवर पे है नेशनल वाटरवेज 1। नेशनल वाटरवेज 2 जो है वो ब्रह्मपुत्र पे है, सादिया से लेकर धुबरी तक,
ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। उसके बाद अगर नेशनल वाटरवेज 3 की अगर हम बात करें तो वो केरला में है यहाँ पे, जिसको कि वेस्ट कोस्ट कैनाल कहा जाता है। उसके बाद नेशनल वाटरवेज 4 जो है वो गोदावरी कृष्णा रिवर के साथ साथ पुडुचेरी एंड काकीनाडा जो कैनाल है उससे मिलकर बन रहे हैं। तो वाटरवेज नंबर 4 किस किस रिवर पे हैं? गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर एंड इसके साथ एक कैनाल है जो कि काकीनाडा पुडुचेरी कैनाल है। ये तीनों चीजें मिलकर वाटरवेज नंबर 4 बना रहे हैं। वाटरवेज नंबर 5 अगर हम देखें तो वो किस किस रिवर पे हैं? बड़ी रिवर्स हैं ब्राह्मणी, महानदी और इसके साथ ईस्ट कोस्ट कैनाल। तो ये तीनों चीजें मेन मिलके क्या बना रही हैं? वाटरवेज नंबर 5। उसके बाद इस मैप में आपको एक और वाटरवेज दिखेगा, ये नर्मदा रिवर पे, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से एक वाटरवेज है, बट इंपॉर्टेंट हमने 5 जो है वो डिस्कस किए हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। There are some other inland waterways on which substantial transportation takes place. अभी हमने तो सिर्फ 5 नेशनल वाटरवेज डिस्कस किए, ऐसे बहुत सारे दूसरे इनलैंड वाटरवेज हैं जो कि काफ़ी बड़ी मात्रा में ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिनके थ्रू सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। These are मांडवी, जौरी एंड कुंभेजुआ, सुंदरबंस, बराक एंड बैक वाटर्स ऑफ केरला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दूसरे इनलैंड वाटरवेज हैं जिनके थ्रू काफी बड़ी मात्रा में ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दीज, इंडियाज ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज इज कैरीड फ्रॉम पोर्ट्स लोकेटेड अलोंग द कोस्ट। तो ये तो इनलैंड वाटरवेज थे, मतलब कि हमारे देश के अंदर की जो ट्रेड है वो हमारे देश की जो नदियां हैं, कैनाल्स हैं, उनके थ्रू हो रही है। बट अगर हमें दूसरे देशों के साथ ट्रेड करनी है, कोई सामान भेजना है या कोई सामान रिसीव करना है, तो वो होता है पोर्ट्स के थ्रू। मतलब कि हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं, जो समुद्र तट वाले इलाके हैं, वहां पे पोर्ट हैं जिन्हें बंदरगाह कहते हैं। तो उन पोर्ट्स पे क्या होता है, इनके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है, वो भी समुद्र के रास्ते। जैसे रेलवे स्टेशन होता है, रेलवे स्टेशन पे क्या है, जब आपको ट्रेन लेनी होती है तो आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो। इसी तरीके से जब आपको शिप लेनी होती है, जब आपको समुद्र के रास्ते कहीं पे जाना है, तो क्या होता है, पोर्ट होता है। उस पोर्ट पे आप आते हो या अपना कोई सामान लाते हो और फिर उस पोर्ट से आप शिप में बैठते हो और फिर वो शिप है दूसरी जगह जाती है समुद्र के रास्ते। तो पोर्ट एक तरीके से स्टेशन है वाटरवेज के लिए, जो ओवरसीज वाटरवेज हैं, राइट, उनके लिए क्या है, पोर्ट्स एक तरीके से स्टेशन है। 95% ऑफ द कंट्रीज ट्रेड वॉल्यूम, 68% in terms of value is moved by sea. So मान लो हमारे देश में 100 गुड्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब इस 100 में से 95 ऐसे गुड्स हैं जो कि समुद्र के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो क्वांटिटी के मामले में, वॉल्यूम के मामले में 95% जो सामान है हमारे देश में वो समुद्र के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। वही अगर वैल्यू की बात करें तो वैल्यू से ये 68% है। मान लो कि ये जो 100 गुड्स हैं, ये 100 क्वांटिटी थी, 100 गुड्स हैं। अब ये 100 गुड्स जो हैं टोटल कितने रुपए के हैं, 1000 रुपए के हैं। वैल्यू क्या है इनकी, 1000 रुपए। अब ये जो 95 प्रोडक्ट्स बाय वॉल्यूम गए हैं, क्वांटिटी जो है वो 95 है, बट इन 95 गुड्स की अगर कॉस्ट की बात करें, इनकी वैल्यू की बात करें, तो ये कितनी है, ये 680 रुपीज है। तो क्या हो रहा है कि हमारे देश में जितने भी प्रोडक्ट्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मूव करते हैं, उसमें से क्वांटिटी वाइज तो 95% गुड्स समुद्र के रास्ते जा रहे हैं, बट अगर वैल्यू की बात करें, उनकी कीमत की बात करें, तो टोटल जो हमारे देश में गुड्स हैं उसके 68% वैल्यू का जो गुड्स है, सामान है, वो समुद्र के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है। तो मतलब अगर हम क्वांटिटी वाइज देखें तो 95 प्रोडक्ट समुद्र के थ्रू जा रहे हैं, और इस 95 प्रोडक्ट की अगर हम कीमत देखें तो वो 680। अगर हम 100 प्रोडक्ट की कीमत 1000 कह रहे हैं तो 95 प्रोडक्ट की कीमत जो है 680 है। तो इस हिसाब से हमारे देश में काफी बड़ा हिस्सा है हमारे ट्रेड का जो कि समुद्र के रास्ते हो रहा है, और इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पोर्ट्स को डिस्कस करना। जो ओवरसी वाटरवेज हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कुछ मेजर सी पोर्ट्स यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। विद अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ 7,516.6 किलोमीटर, इंडिया इज डॉटेड विद 12 मेजर एंड 200 नोटिफाइड नॉन मेजर्स माइनर इंटरमीडिएट पोर्ट्स। तो इंडिया की कोस्ट लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। हमारी कोस्ट लाइन जो है 7,516
1.6 किलोमीटर लंबी है। मतलब कि जो हमारा देश है वो समुद्र को इतने किलोमीटर से छूता है, हमारी कोस्ट लाइन इतनी बड़ी है। अब इंडिया में क्या है, 12 मेजर पोर्ट्स हैं, 12 बड़े पोर्ट्स हैं और 200 जो हैं वो छोटे या फिर इंटरमीडिएट लेवल के नोटिफाइड पोर्ट्स हैं। These major ports handle 95% of India's foreign trade। तो ये जो मेजर पोर्ट्स हैं, 12 मेजर पोर्ट हैं, ये इंडिया की 95% फॉरेन ट्रेड से डील करते हैं। मतलब कि हमारे देश में जितनी भी फॉरेन ट्रेड होती है, जो भी हम दूसरे देशों से सामान खरीदते हैं या बेचते हैं, वो इन 12 जो पोर्ट्स हैं उनके थ्रू होता है। मतलब 95% जो हमारी फॉरेन ट्रेड है वो इन मेजर पोर्ट्स के थ्रू हो रही है। Kandla in Kutch was the first port developed soon after independence to ease the volume of trade on Mumbai port। तो हमारे देश में इंडिपेंडेंस के बाद पहला जो पोर्ट बनाया गया था वो था कच्छ में, जिसको हम कांडला पोर्ट कहते हैं। तो यहाँ पे कांडला जो जगह है कच्छ में, वहां पे सबसे पहला पोर्ट बनाया गया। और ये किस लिए बनाया गया था, क्योंकि मुंबई पोर्ट में, जो मुंबई पे पोर्ट है उसमें बहुत ज्यादा सामान जो है एक तरीके से खरीदा बेचा जा रहा था। तो वो आउट ऑफ कंट्रोल चीजें हो रही थी। मुंबई पोर्ट की जितनी कैपेसिटी है उससे कहीं ज्यादा गुना वहां पे ट्रेड हो रही थी। तो उसको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, उस पर थोड़ा सा प्रेशर कम डालने के लिए कांडला जो पोर्ट है उसको बनाया गया। इन द वेक ऑफ लॉस ऑफ कराची पोर्ट टू पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन। तो हुआ क्या, जब हमारा देश इंडिपेंडेंस हमारे देश को मिली तो पाकिस्तान के पास कराची पोर्ट जो है जा चुका था। और कराची पोर्ट जो है उससे, तब तो वो पूरा इंडिया था पहले, तो कराची पोर्ट पे भी काफी ज्यादा हमारे देश से सामान जो है खरीदा बेचा जाता था, फॉरेन ट्रेड होती थी। बट जब कराची पोर्ट पाकिस्तान के पास चला गया तो जो ट्रेड पहले इंडिया की कराची पोर्ट पे होती थी अब वो सारी मुंबई पोर्ट पे आने लग गई। तो मुंबई पोर्ट के पास क्या हो गया, बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया और इसी वजह से कांडला पोर्ट बनाया गया। कांडला ऑल्सो नोन एज द दीन दयाल पोर्ट इज अ टाइडल पोर्ट। तो कांडला पोर्ट जो है इसको दीन दयाल पोर्ट भी कहते हैं और ये एक टाइडल पोर्ट है। तो टाइडल पोर्ट क्या होता है, टाइडल पोर्ट ऐसा पोर्ट होता है जिसमें कि टाइड्स के साथ साथ पोर्ट के भी पानी का लेवल चेंज होता है। मतलब हमें पता है कि टाइड क्या होती है, टाइड मून के एंड जो सन है, मून है, अर्थ है, इनके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमारे अर्थ पे जो पानी है उसका लेवल ऊपर और नीचे होता है। तो पोर्ट क्या होते हैं, वो समुद्र के किनारे बनाए जाते हैं। मतलब कि ऐसा इलाका होता है पोर्ट जो कि इजीली हमें जमीन को समुद्र से जोड़ता है। ठीक है, तो एकदम समुद्र तट पे पोर्ट्स होते हैं। इसका मतलब कि समुद्र में जो भी टाइड्स आएंगी, जो भी पानी का लेवल ऊपर नीचे होगा, उसका असर पोर्ट पे भी देखने मिलेगा। तो ज्यादातर जो कोस्टल एरियाज पे ये जो पोर्ट रहते हैं ये टाइडल पोर्ट रहते हैं। वहीं अगर हम नदी में, नदी के किनारे अगर कोई पोर्ट होगा तो उस पे पानी का, उस पे जो टाइड्स हैं वो बहुत ज्यादा देखने नहीं मिलती। वहां पे पानी का लेवल नॉर्मली सेम रहता है। ठीक है, तो दीनदयाल पोर्ट क्योंकि वो समुद्र किनारे है तो यहाँ पे टाइड्स का असर देखने मिलता है और इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, ये टाइडल पोर्ट है। जैसे जैसे हाई टाइड होती है तो इसमें पानी का लेवल बढ़ जाता है, जब लो टाइड आती है तो इस पोर्ट पे भी पानी का लेवल कम हो जाता है। It caters to the convenient handling of exports and imports of highly productive granary and industrial belt stretching across UT of Jammu and Kashmir and the state of Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan and Gujarat। So ये जो कांडला पोर्ट है ये हमारे देश के काफी सारे हिस्सों को हेल्प करता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स में। जैसे कि जो ग्रेनरी एंड इंडस्ट्रियल बेल्ट है, ग्रेनरी मतलब कि एक तरीके से जो एग्रीकल्चर वाला सिस्टम है, जहाँ पे एग्रीकल्चर रिच जो स्टेट्स हैं वो क्या कर रही हैं, वो इस पोर्ट का इस्तेमाल कर रही हैं अपने सामान को, अपने प्रोडक्ट को, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए। इसी तरीके से जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, इंडस्ट्रीज हैं जो कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इन जगहों पे जो इंडस्ट्रीज हैं वो कांडला पोर्ट का काफी इस्तेमाल करती हैं अपने सामान को बेचने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए और दूसरे सामानों को खरीदने के लिए। Mumbai is the biggest port with a spacious, natural and well-sheltered harbor। तो मुंबई जो है वो सबसे बड़ा पोर्ट है हमारे देश का और इसके पास नेचुरली ही काफी ज्यादा स्पेस है, जिससे कि जो शिप्स हैं वो इजीली आके पार्क हो सकती हैं। एक तरीके से हार्बर क्या होता है, ऐसा एक स्पेस होता है पोर्ट के पास जहां पे इजीली जो शिप्स हैं आके खड़ी हो सके, उनका मेंटेनेंस वगैरह हो सके। ठीक है,
तो जो मुंबई पोर्ट है वो काफी बड़ा है और उसका जो हार्बर है वो भी काफी बड़ा है। द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट वॉज प्लान्ड विद अ व्यू टू decongest द मुंबई पोर्ट एंड सर्व एज अ हब पोर्ट फॉर दिस रीजन। सो मुंबई पोर्ट जो है, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया ही था कि बहुत ज्यादा इस पे ट्रेड होती है, बहुत ज्यादा कंजस्टेड ये रहता है, इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है और इसको थोड़ा सा रिलीज करने के लिए, इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए जैसे कांडला पोर्ट जो है बनाया गया, इसी तरीके से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी बनाया गया था ताकि मुंबई पोर्ट पे थोड़ा सा प्रेशर कम हो सके, इसको डिकंजस्ट किया जा सके। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो एक तरीके से मुंबई पोर्ट का ऑल्टरनेटिव है और ये मुंबई पोर्ट का जो प्रेशर है, वहां पे जो कंजशन है उसको कम करता है। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी मुंबई में ही है, नवी मुंबई पे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट स्टैब्लिश्ड है। उसके बाद मर्मागांव पोर्ट जो कि गोवा में है इज द प्रीमियर आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ द कंट्री। मर्मागांव पोर्ट जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ये गोवा में स्टैब्लिश्ड है, गोवा के जो कोस्टल एरियाज है वहां पे मर्मागांव पोर्ट है। और ये जो पोर्ट है ये किस लिए फेमस है या किस लिए इसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये हमारे देश में काफी बड़ी मात्रा में आयरन ओर को एक्सपोर्ट करता है। इस पोर्ट से सबसे ज्यादा आयरन ओर की एक्सपोर्ट होती है। दिस पोर्ट अकाउंट्स फॉर अबाउट 50% ऑफ इंडियाज आयरन ओर एक्सपोर्ट, मतलब कि हमारे पूरे देश में जितना भी आयरन ओर एक्सपोर्ट होता है उसका 50% आयरन ओर सिर्फ इसी पोर्ट से एक्सपोर्ट किया जाता है। न्यू मैंगलोर पोर्ट लोकेटेड इन कर्नाटका केटर्स टू एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर कॉन्सेंट्रेट्स फ्रॉम कुद्रेमुख माइंस। कर्नाटका में जो न्यू मैंगलोर पोर्ट है वो क्या करता है, वो कुद्रेमुख माइंस से आयरन ओर को एक्सपोर्ट करता है। मतलब कि कर्नाटका का जो ये पोर्ट है वो स्पेसिफिकली किस माइन को हेल्प कर रहा है, कुद्रेमुख माइन को हेल्प कर रहा है। यहाँ से जो आयरन ओर निकल रही है उसका सबसे बड़ा हिस्सा न्यू मैंगलोर पोर्ट के थ्रू एक्सपोर्ट हो रहा है। कोची इज द एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ अ लगून विद अ नेचुरल हार्बर। तो हमारे देश में एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट जो है वो कोची है, मतलब एकदम साउथ वेस्ट के एंड पे है। और ये वाला जो पोर्ट है ये लगून के एंट्रेंस पर है। ठीक है, और इसका नेचुरल हार्बर है, मतलब कि शिप्स के पार्किंग के लिए, शिप्स के मेंटेनेंस वगैरह के लिए जो जगह है वो नेचुरल मिल जाती है क्योंकि ये लगून पे स्टैब्लिश्ड है। तो लगून क्या होता है, एक तरीके से एक शैलो वाटर बॉडी होती है जो कि बड़ी वाटर बॉडी से अलग हो जाती है रीफ्स वगैरह की वजह से, जैसे कोराल रीफ होते हैं ना, तो उनकी वजह से अलग हो जाती है। मान लो ऐसे पूरा समुद्र है और इसमें क्या है, हल्का सा एक कर्व है, तो यहाँ पे पूरा पानी है। अब हुआ क्या, ये जो कर्व है इसमें धीरे धीरे करके सैंड वगैरह, ठीक है, और कोराल रीफ, ये सारी चीजें जो हैं जमने लग गई, इकट्ठा होने लग गई। और क्या हुआ, धीरे धीरे करके इसके आसपास ऐसे बाउंड्री बन गई, एक लैंड फॉर्म बनने लग गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो पूरा समुद्र है ऐसे करके हो गया, अब ऐसे है और ऐसे, और ये वाला जो पार्ट है साइड का ये अलग हो गया। ये इस तरीके से एक अलग वाटर बॉडी बन गई जो कि बाकी समुद्र से अलग हो रही है। बाकी समुद्र का है, बाकी पूरा इस तरफ समुद्र है, बट इसके बीच में ये क्या हुआ, ये एक बैरियर बन गया कोराल रीफ्स की वजह से, मिट्टी की वजह से, रेत की वजह से। और ये वाला जो हिस्सा है राइट हैंड साइड वाला ये थोड़ा अलग हो गया, सेपरेट हो गया। तो ये क्या है, ये लगून है। जब एक छोटी वाटर बॉडी किसी बड़ी वाटर बॉडी से, बड़े समुद्र से अलग हो जाती है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, लगून कहते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके के जो लगून है उस पे कोची पोर्ट स्टैब्लिश्ड है और ये भी काफी सारी ट्रेड को सपोर्ट करता है, काफी ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस पोर्ट से होता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो एक बार मैप में देख लेते हैं अभी तक हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो हैं डिस्कस किए हैं। तो कांडला पोर्ट यहाँ पे है, गुजरात में आप देखोगे कांडला पोर्ट। उसके बाद मुंबई पोर्ट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है इधर पे महाराष्ट्र में। मुंबई पोर्ट के साथ साथ हमने डिस्कस किया था जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का दूसरा नाम है नावा सेवा पोर्ट, तो वो भी आपको यहीं पे देखने मिलेगा। तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा नावा सेवा पोर्ट या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। उसके बाद देखने मिलेगा यहाँ पे मुंबई पोर्ट, यहाँ पे गोवा में मर्मागांव पोर्ट और नीचे कोचीन पोर्ट जो कि एक्सट्रीम साउथ वेस्ट पे है, मतलब कि एक तरीके से साउथ वेस्ट इलाके में ये लास्ट पोर्ट है हमारा। ठीक है, साउथ वेस्ट मतलब देखो जैसे ये डायरेक्शंस हैं, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, यहाँ पे ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट, तो इनके जो बीच बीच वाले इलाके होंगे ना, तो ये वाला
जो एरिया है इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, ये वाला होगा इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। इसी तरीके से नीचे ये वाला होगा साउथ वेस्ट और ये वाला होगा साउथ ईस्ट। तो इस तरीके से ये 8 डायरेक्शंस हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये जो कोचीन है वो एकदम हमारे एक्सट्रीम साउथ वेस्ट इलाके में पड़ता है। अब अगर हम हमारे ईस्टर्न कोस्ट की बात करेंगे कि वहां पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं, तो हमें एक टूटीकोरिन पोर्ट देखने मिलेगा तमिलनाडु में। ये एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट है। दिस पोर्ट हैज अ नेचुरल हार्बर एंड रिच हिंटरलैंड। तो ये वाला जो पोर्ट है इसका भी अपना नेचुरल हार्बर है और काफी रिच हिंटरलैंड है। हिंटरलैंड ऑफ अ पोर्ट मतलब किसी भी पोर्ट के हिंटरलैंड का मतलब ये है कि ये पोर्ट का ऐसा इलाका है जो कि रोड्स इन सब चीजों से कनेक्टेड है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो पोर्ट है, पोर्ट की ऑथोरिटीज है, वो अपने कंज्यूमर्स और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे एक तरीके से इंटरैक्ट करती हैं, एंगेज रहती हैं। तो हिंटरलैंड पोर्ट का वो वाला इलाका होता है जो कि रोड्स वगैरह से कनेक्टेड है। इतना आप समझ सकते हो। तो इसका रिच हिंटरलैंड है, काफी अच्छे से ये कनेक्टेड है और इसका हार्बर जो है वो भी काफी बड़ा है और नेचुरल है। Thus it has flourishing trade handling of a large variety of cargoes. Even our neighboring countries like Sri Lanka, Maldives, etc. and the coastal regions of India. तो जो ये हमारा पोर्ट है टूटीकोरिन पोर्ट, ये काफी अच्छे तरीके से ट्रेड को हैंडल कर रहा है और इवन हमारे आसपास के जो देश हैं जैसे श्रीलंका, मालदीव्स, ये भी हमारे इस पोर्ट का फायदा उठाते हैं, इसको यूज करते हैं और हमारे इंडिया के जो अलग अलग रीजन्स हैं उनको कनेक्ट करने का काम ये पोर्ट करता है। चेन्नई इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ द कंट्री। अब अगर हम चेन्नई की बात करें तो चेन्नई जो है इंडिया का ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है, मतलब कि ये नेचुरल पोर्ट नहीं है, इसको लोगों ने बनाया है पोर्ट। इट इज रैंक्ड नेक्स्ट टू मुंबई इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कार्गो। तो चेन्नई पोर्ट जो है वो मुंबई के बाद सेकेंड नंबर पे आता है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कार्गो के मामले में। मतलब कि चेन्नई पोर्ट से बहुत ज्यादा मात्रा में ट्रेड होती है। मतलब ये जो ट्रेड है सेकंड नंबर पे आती है। सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो है वो मुंबई पोर्ट से ट्रेड की जाती है और उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है चेन्नई। विशाखापट्टनम इज द डीपेस्ट लैंडलॉर्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट। सो विशाखापट्टनम जो है वो इंडिया का डीपेस्ट लैंडलॉर्ड पोर्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चारों तरफ से ना बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से लैंड से घिरा हुआ है। मान लो यहाँ पे जमीन है और इस तरीके से पोर्ट है। अब नॉर्मली पोर्ट क्या होता है, जमीन, एक सेकेंड, पहले इस तरफ है जमीन, राइट साइड जमीन है और लेफ्ट साइड क्या है, पानी है। ठीक है, तो जो बोट्स वगैरह वो यहाँ पे आएंगी और इस तरीके से पोर्ट पे आएंगी। बट अगर बात करें नॉर्मली, जैसे मान लो पोर्ट जो है इतने ज्यादा गहरे नहीं होते और इतने ज्यादा, जैसे ये एक हल्का सा कर्व देखने मिला है यहाँ पे आपको, इस तरफ पानी है, ये कर्व बहुत ज्यादा नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आराम से जो बोट्स वगैरह हैं वो आएंगी और यहाँ पोर्ट पे चली जाएंगी। तो ये चारों तरफ से जमीन से बहुत ज्यादा नहीं गिरा हुआ है जो सेकंड वाला मैंने बनाया। बट अगर आप फर्स्ट वाले को देखोगे तो ये फर्स्ट वाला जो है काफी गहराई में जाके है, मतलब ऐसे है, तो ये अंदर को जाके है, लैंड से काफी ज्यादा ये घिरा हुआ है। ये लैंड इसके चारों तरफ आ रही है, इस तरफ लैंड आ रही है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा घिरा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, लैंड लॉक्ड पोर्ट। तो विशाखापट्टनम जो है वो डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है। मतलब कि ये काफी अच्छे से इसको प्रोटेक्ट किया गया है, इस पे ज्यादा खतरा जो है नहीं रहता। दिस पोर्ट वाज ओरिजिनली कंसीव्ड एज एन आउटलेट फॉर आयरन ओर एक्सपोर्ट। तो शुरुआत में जो विशाखापट्टनम पोर्ट है उसको किस लिए शुरू किया गया था, किस लिए स्टैब्लिश किया गया था, ताकि यहाँ से आयरन ओर की जो आयरन ओर है वो एक्सपोर्ट किया जा सके। उसके बाद पैराद्वीप पोर्ट लोकेटेड इन ओडिशा स्पेशलाइजेस इन द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर। तो ओडिशा में जो पैराद्वीप पोर्ट है वो भी क्या करता है, आयरन ओर को एक्सपोर्ट करता है। मेनली वहां से आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है। अभी हमने ऊपर और भी वेस्ट तरफ भी हमने कुछ पोर्ट्स पढ़े थे जो कि आयरन ओर को एक्सपोर्ट करते हैं। तो ईस्टर्न तरफ अगर हम इंपॉर्टेंट पोर्ट की बात करें जो आयरन ओर को एक्सपोर्ट करता है वो है पैराद्वीप। कोलकाता इज एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट। कोलकाता जो है इनलैंड रिवराइन पोर्ट है। रिवराइन पोर्ट मतलब ये नदी के ऊपर बना है, ये समुद्र के ऊपर नहीं है, और इनलैंड है मतलब देश के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, दिस पोर्ट सर्व्स अ वेरी लार्ज एंड रिच हिंटरलैंड ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड बेसिन। तो ये जो पोर्ट है, कोलकाता का जो पोर्ट है, ये काफी बड़ा जो एरिया है उसको सर्व करता है। मतलब कि गंगा के आसपास के जो इलाके हैं
और कोलकाता के जो आसपास के इलाके हैं उनके लिए ये जो पोर्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो ब्रह्मपुत्रा बेसिन जो है, मतलब गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन, इन पूरे इलाकों के लिए कोलकाता का पोर्ट जो है, कोलकाता पोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से एक सेंटर वाला काम करता है, एक सेंटर पॉइंट की तरह काम करता है, जहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है आते हैं, मैक्सिमम जो सामान है आसपास के इलाकों से कोलकाता पोर्ट से ही एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होता है। बीइंग अ टाइडल पोर्ट इट रिक्वायर्स कांस्टेंट ड्रेजिंग ऑफ हुगली। अब कोलकाता जो है वो रिवराइन इनलैंड पोर्ट होने के बावजूद भी एक टाइडल पोर्ट है, मतलब कि इस पे टाइड का असर दिखता है। और इसी वजह से मतलब क्या, जो हुगली रिवर है उसकी ड्रेजिंग करनी पड़ती है, मतलब कि हुगली रिवर पे जो नीचे मड, कीचड़, ये सारी चीजें जम जाती हैं, उसको निकालना पड़ता है ताकि पानी का लेवल बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे ना हो। मतलब कि मान लो जैसे ये नदी है, ठीक है, और ये नदी के नीचे बेस है। अब नॉर्मली जब टाइड आएगी तो पानी का जो लेवल है वो ऊपर, मतलब मैक्सिमम यहाँ पे जाएगा और मिनिमम यहाँ पे रहेगा नीचे। बट अगर इसके नीचे मिट्टी, कीचड़, ये सारी चीजें जमती जाएंगी तो हाई टाइड की वजह से जो ऊपर का लेवल है, मैक्सिमम ऊपर उठने का लेवल है, ये भी बढ़ जाएगा। तो ये बढ़े ना, जो टाइड का वाटर लेवल है वो ज्यादा बढ़े ना, इसलिए क्या किया जाता है, कंटिन्यूअसली हुगली रिवर की ड्रेजिंग की जाती है। मतलब कि नीचे जो मिट्टी वगैरह जम रही है, मड जो जम रही है, उसको हटाया जाता है ताकि हाई टाइड की वजह से पानी बहुत ज्यादा ऊपर ना चला जाए। उसके बाद हल्दिया पोर्ट वॉज डेवलप्ड एज अ सब्सिडरी पोर्ट इन ऑर्डर टू रिलीव ग्रोइंग प्रेशर ऑन कोलकाता पोर्ट। तो कोलकाता पोर्ट पे बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा था, तो कोलकाता पोर्ट के प्रेशर को कम करने के लिए हल्दिया पोर्ट को बनाया गया था। तो एक बार ईस्टर्न तरफ के जो पोर्ट्स हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने साउथ ईस्टर्न, जो एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट है उसको डिस्कस किया था, टुटिकोरिन। उसके बाद हमने बात किया चेन्नई का। चेन्नई जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है। उसके बाद विशाखापट्टनम, जिसे विजाग भी कहते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट पोर्ट है। पैरादीप है, हल्दिया है, कोलकाता है, तो ये इम्पॉर्टेंट पोर्ट है। वैसे एक बार आप वीडियो को पॉज करके मैप में देख सकते हो कि किस तरीके से बहुत सारे पोर्ट हैं और ये इम्पॉर्टेंट है सारे ही, बट हमने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिस्कस किए हैं। बट एक बार आप नज़र डाल सकते हो कि कौन कौन से पोर्ट हमारे देश में हैं। तो ये था हमारा डिस्कशन वाटरवेज का। आई होप कि आपको जो दोनों ही तरीके के वाटरवेज हैं, इनलैंड वाटरवेज एंड ओवरसीज, वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इनलैंड वाटरवेज मतलब जब हम देश के अंदर अंदर नदियों के थ्रू, कैनाल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसको हम इनलैंड वाटरवेज कहते हैं। और जब हम समुद्र का इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो उसको हम ओवरसीज वाटरवेज कहते हैं। हमने इम्पॉर्टेंट नेशनल वाटरवेज का डिस्कशन किया, उसके साथ साथ हमने इम्पॉर्टेंट पोर्ट का डिस्कशन किया। तो इनलैंड वाटरवेज में हमने क्या डिस्कस किया, जो इम्पॉर्टेंट नेशनल वाटरवेज है, और ओवरसीज में हमने इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स का डिस्कशन किया। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं क्लियर होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में डाल सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज।